शुरू करते हैं प्रिज्म। जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में, प्रिज्म के कुछ जो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखेंगे आपका टॉपिक प्रिज्म। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है आपका प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है वो देख लीजिए फिगर। देखिए ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म होता है क्या, दो समांगी और पारदर्शी माध्यम जो दो साइड से क्या हो, घिरा हुआ हो, और साथ में जो दोनों साइड हो वो क्या होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये वाला हिस्सा क्या समांतर नहीं है। देखिए इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा आपका आयत है। हालांकि ऐसे देखने पर आपको नहीं लग रहा है कि ये आयत है, लेकिन ये आयत है। और अगला हिस्सा ये, क्योंकि आप तिरछा देख रहे हैं वैसे नहीं दिखेगा सही से आयत। ठीक है, ये आयत है। ठीक है, दो आयत हो गए और एक किसी के सामने ये देखिए ऊपर भी आयत है। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा वाला आयत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिज्म में क्या होता है, तीन आयत। हम इसमें पढ़ कौन सा रहे हैं, हमको पढ़ना है त्रिभुज से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, तीन आयत हो गए और देखिए त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक और यहाँ पर ऊपर दो, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी, समांगी एवं पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से किसी कोण पर मिला हुआ हो। देखिए दो पृष्ठों से किसी न किसी कोण पर देखिए मिल रहा है ना आके, ये भी देखिए ये दोनों पृष्ठ है, किसी कोण पर आपस में आकर क्या कर रहे हैं, इस तरह से करके मिल रहे हैं। मान लीजिए आयत है, अगर ये इसको आगे बढ़ा दें इसके भी आगे, तो क्या होगा, किसी एंगल पर आकर मिल जाएंगे। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपका क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो इसमें एक एक टॉपिक होता है कि करके बताते हैं। देखिए आपका ये कहलाता है मुख्य परिच्छेद, मुख्य परिच्छेद। तो ये नीचे वाला जो त्रिभुज है मुख्य परिच्छेद है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ये भी तो मुख्य परिच्छेद होगा। ये क्या होगा आपका अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अब इसमें अपवर्तक पृष्ठ क्या है, आयताकार है, तो ये भी तो एक पृष्ठ होगा। और ये जो इसके सामने है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी क्या होगा, पृष्ठ होगा ये। तो ये जो मतलब प्रिज्म होता है आपका क्या होता है, 3D होता है, मतलब 3 डायमेंशनल, उसको कहते हैं त्रिविमी या त्रिपार्श्वी। मतलब इसमें क्या होती है, इसमें लंबाई होगा आपका, चौड़ाई होगा और साथ में ऊंचाई भी होगा। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है। क्योंकि देखिए जो आयत बन रहा है आपके यहाँ पर, जो ये वाला हिस्सा पोर्शन, ये आपका आयत है, लेकिन तो आपको क्या है, सामने दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप उसको अगर प्रिज्म आपको दिखे तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये प्रिज्म ही है। प्रिज्म में क्या है, तीन आयत होंगे और दो त्रिभुज आपके बनेंगे। ठीक, तो इसमें ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ क्या है, अपवर्तक पृष्ठ देखिए क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या है, जिस पर प्रकाश किरण आपतित होगी और जिस पर उसका अपवर्तन होगा वो क्या कहलाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक, तो मतलब हमें प्रकाश की किरण अगर डालना होगा तो हम मुख्य परिच्छेद पर नहीं डालेंगे, बल्कि किस पर, अपवर्तक की जो पृष्ठ है उसी पर डालेंगे। ठीक है, या इस पर डालेंगे। ठीक, तो अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और अपवर्तक के कोर, देखिए ये कोर है ना, ये कोर वाला हिस्सा ही है। ठीक है, अपवर्तक के दोनों कोर जिस कोण पर आपस में जाकर मिलते हैं या जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक। उसका नाम भी है अपवर्तक। और किसी कोण पर मिले तो क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कोण, या इसी को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसी का नाम होता है प्रिज्म कोण। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म कोण। तो हमको अगर प्रिज्म पढ़ना होता है तो मेन हमारा फोकस प्रिज्म कोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही हमारे प्रकाश के डायरेक्शन को किसी भी दिशा में क्या करता है, चेंज कर सकता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है लास्ट, मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद, अब मुख्य परिच्छेद क्या, देखिए सामने क्या है आपका, एक आयताकार है, तो ये समतल ही होगा। तो इस समतल को क्या करें, लंबवत अगर काट दें तो जो कटता है उसको क्या कहेंगे, वो कहलाएगा आपका मुख्य परिच्छेद। काटने पर जो दिखेगा, ये हमने प्रिज्म को आपको पूरा ओपनली करके दिखाया। अगर आप वैसे बनाएंगे
तो आपको नॉर्मली ये त्रिभुज दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपको एक नॉर्मली त्रिभुज ही दिखेगा सामने से देखें, क्योंकि 3D होता है। 3D होने की वजह से आप ऊंचाई को नहीं देख पाएंगे, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को ही देख पाएंगे। ठीक है, उसकी गहराई कितनी होती है, गहराई एक्चुअली ऊंचाई को ही कहते हैं, तो गहराई कितनी है वो आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। इसकी वजह से क्या होता है, ये हमको ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर इसको ओपन किया जाए तो कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक हो गया। तो अब इसमें हम देखते हैं इसमें प्रकाश की किरण जो है वो कैसे आएगी और कैसे निर्गत होती है और सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले हम क्या करें, एक प्रिज्म का निर्माण करें। और देखिए इसमें प्रिज्म जो होता है, अगर त्रिभुज के हिसाब से देखिए तो कई तरह का होता है। प्रिज्म आपका आयताकार भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका त्रिभुज ही हो, लेकिन इसमें कंडीशन होती है जो दोनों अपवर्तक कोण है वो किसी कोण पर क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, और दोनों समांतर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी। इसका मतलब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पोर्शन को प्रिज्म मानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, आपका एक जो अपवर्तक है, अपवर्तक पृष्ठ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, निर्गत किरण के लिए काम करना चाहिए अपवर्तक पृष्ठ। मतलब ये एक आपतित के लिए होना चाहिए, दूसरा निर्गत के लिए। तो दोनों पृष्ठ अगर हैं और किसी एंगल पर अगर जाकर मिल रहे हैं तो आपका प्रिज्म कहलाएगा। किसी भी टाइप का प्रिज्म आपका हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका प्रिज्म है, ये तो है ही। उसके अलावा आपका ये भी एक प्रिज्म है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रिज्म ही है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कोण बन रहा है, लेकिन इसके बीच में अगर किसी को प्रिज्म मानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्रिज्म नहीं कहलाएगा, हमें कोण चाहिए उसके बीच में। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे तो वो निर्गत प्रकाश यहाँ से होगा, ना कि इसके बीच में कहीं जाएगा। अगर प्रकाश यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ से कहीं आ रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, तो ये आपका प्रिज्म नहीं होगा, ये एक समतल होगा। जो समतल भी पढ़ाए हम आपको, वो समतल होगा, क्योंकि प्रिज्म के लिए कंडीशन है कि वो आए, टकराने के बाद यहाँ से निकल जाए, मतलब इस कोण को छूना चाहिए उसको। यहाँ देखिए 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन 0 डिग्री नहीं बनना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा कोई ना कोई कोण होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, प्रिज्म है। अब देखिए प्रिज्म क्या है, प्रिज्म को अगर त्रिभुज के हिसाब से देखिए तो 3 तरह का मान सकते हैं। ये पहला तो आपका कोण 90 अंश का हो जाए, कोण 90 अंश होगा तो बचा क्या, 45 और 45। दूसरा क्या हो जाएगा, तीनों 60-60 के हो सकते हैं, हो गया ना, तीनों 60-60 के हो सकते हैं। और तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये देखिए आपका समबाहु हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा समद्विबाहु, समकोण हो या न हो उससे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये समद्विबाहु हो सकता है। इसको अगर नॉर्मली आप समकोण प्रिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कोण क्या बराबर हैं, इसके बाद 2 भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, तो समकोण समद्विबाहु और ये समद्विबाहु। समद्विबाहु में आपका कोई भी जैसे हो सकता है 70 और 40, तो ये तो 2 भुजाएं तो बराबर हो ही जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म में ये आपका प्रिज्म है, मान लीजिए ABC। ठीक है, इसको डिनोट कर दिया हमने। अब प्रकाश की किरण हम किधर से डालते हैं, अपने दाएं से या बाएं से, तो प्रकाश की किरण प्रिज्म पर हमेशा अपने बाएं से डालेंगे। तो बाएं हमारे इस साइड में है, तो देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण को हमने प्रिज्म पर आपतित कर दिया, इसको कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण हो गया, और इसको मान लेते हैं ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज। लेकिन हम यूनिक के लिए पढ़ रहे हैं, इस वजह से 60 ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको 60 या कुछ भी नहीं मानते हैं, बस इसको नॉर्मली कोण मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए बदल लेते हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से हमको लाना होगा।
इसको ये लिख लेते हैं, इसको बी और यहाँ पर सी। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, ये क्या है आपका हवा है या दूसरा कोई माध्यम है, ये क्या होगा समांगी पारदर्शी है, तो ये कांच ही होगा। कांच हो सकता है, प्लास्टिक का भी एक स्लैब हो सकता है। स्लैब मतलब गुटका जो होता है आपका, जैसे आपका ये डस्टर है, तो ये आपका डस्टर हो गया, तो ये आपका क्या है, ये भी एक स्लैब ही है। स्लैब या गुटका इसको कह सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, अगर ये पारदर्शी होता तो ये भी एक प्रिज्म की तरह काम करता। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश की किरण हवा से जब ग्लास में जाएगी तो ये क्या है, विरल है और ये सघन है आपका। विरल से सघन में जब जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। तो सबसे पहले क्या करें हम, अविलंब बनाना पड़ेगा। देखिए अविलंब भी बनाते हैं। ये आपका हो गया अविलंब। अविलंब से क्या होगा, अविलंब से पास जाएगा, तो अविलंब के पास निकल गया। ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था कहाँ से, देखिए यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ से, अविलंब के और पास में चला आया। ठीक है, तो ये आपका अगर ये आपका आई है तो ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये आई और ये आर, लेकिन आर क्या है, आई के बराबर इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसको जाना चाहिए था इस रेखा से होते हुए। ठीक है, तो चला कहाँ से गया, थोड़ा सा नीचे से चला गया। तो अब यहाँ सघन माध्यम से होके दूसरे अपवर्तक तल पर चला गया। ये आपका क्या है, अपवर्तक तल, अपवर्तक तल। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये दूसरा हो जाएगा, अपवर्तक तल 2 हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तक तल फर्स्ट और सेकेंड। तो अपवर्तक तल फर्स्ट से अगर आपतित हुई है तो अपवर्तक तल सेकेंड से क्या होगा, निर्गत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज ये अविलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपतन बिंदु आ गया, तो अविलंब यहाँ पर भी खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अविलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, आपका विरल है, विरल माध्यम में जाएगी तो कहाँ जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अविलंब से जब दूर हटेगी तो इधर की तरफ। ठीक, अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा पीछे घुमा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका आपतित किरण, ये निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण हो गया। अब देखिए बीच में क्या बचा, यहाँ पर कुछ बच रहा है, ये आपका सबसे पहले क्या बच रहा है, आपका डेल 1। डेल मतलब ये विचलन है आपका, इसका मतलब डेल 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई माइनस आर। तो आई ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आई ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए आर जहां पर जाना चाहिए था वहां ना जाता, अगर ये पूरा गया होता तो आर होता, लेकिन उससे और नीचे ही चला गया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बच गया हिस्सा। तो ये क्या हो गया, विचलन, ये आपका कहलाएगा विचलन। तो एक जगह तो विचलन डेल 1 हो गया। तो देखिए एक अपवर्तक तल से हुआ, दूसरा अपवर्तक तल भी तो मौजूद है, तो दूसरे से भी होना चाहिए। तो देखिए इसका कहाँ से होगा, अब इसके लिए आई क्या हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। अब देखिए बचा क्या, इसको जाना चाहिए था कहाँ से, ये पूरा है, इसको जाना चाहिए था पूरा यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब डेल 2 बराबर आर माइनस आई, इसको I1 और I2 कर लेते हैं। तो ये हो गया I1, ये आपका I2, और ये आपका R1, ये R2, तो ये आपका R1, ये R2। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से होता है। तो आपको सिर्फ लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा विचलन। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए विचलन में, तो अगर दोनों को हम क्या करें, जोड़ देते हैं। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, डेल बराबर मतलब आपका विचलन बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। दोनों को जब जोड़ेंगे विचलन को, तभी तो हमारे में पता चलेगा कि टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर आपका I1 माइनस R1 प्लस I2 R2 माइनस I2
2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पर देखिए I1 माइनस I2 फिर प्लस R1 माइनस R2 माइनस R1। ठीक, विचलन कोण देखिए, विचलन कोण आपतन, ये आपतित जब होगा यहां से होगा, ये R2 नहीं है, ये आपका I होगा। ठीक है, ये आपका I2 होगा और ये आपका R2 होगा, R2। ठीक है, ये उल्टा लिख दिए थे हम, इसको सही कर लीजिए। ये आपका R2, ये I2, तो ये आपका I2 होगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इसको बदल देते हैं, आपका I2 ये आपका होगा I2 माइनस R2। ठीक है, अब आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, क्योंकि देखिए I1 और I2 एक साथ हो गए, फिर माइनस, ये माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 या R2 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विचलन का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब विचलन का फार्मूला इसका इस्तेमाल तो हुआ नहीं, तो इसको आप जान जाइए R1 प्लस R2 बराबर होता है A। कहने का मतलब है कि आपका प्रिज्म कोण जितना ज्यादा या कम होगा, उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, विचलन कोण का मान होगा। और विचलन कोण डिपेंड किस पर करेगा, सबसे ज्यादा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। इसका मतलब विचलन कोण जो है आपका डिपेंड करता है हमेशा आपतन कोण पर। तो आपतन कोण जितना होगा या आपतित किरण से जो कोण बन रहा है वो जितना भी होगा, उसी के अनुसार आपका विचलन बनता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन, ठीक है, न्यूनतम विचलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है आपका, ये आपका मैक्सिमम विचलन के केस है। ठीक है, मैक्सिमम विचलन मतलब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो आपका, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इन दोनों का दूर वाले कोणों का योग क्या होता है, तीसरे वाले के बराबर होता है, यही है ना। तो ये मैक्सिमम विचलन यहाँ पर डायरेक्टली शो होता है। ठीक, देखिए न्यूनतम विचलन कब होता है, तो न्यूनतम विचलन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक्चुअली होता है क्या, देखिए इसी में आप आई की वैल्यू को चेंज किया जाता है। आई की वैल्यू को अगर बदलेंगे तो आर उसके हिसाब से चेंज होता है और ये ग्राफ आपका बनता है। ठीक है, आई को हम बदल रहे हैं, I1 यहाँ पर जो है आपका I1 बराबर I2 हो जाता है और यहाँ पर आपका I2 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये आपका विचलन है, विचलन। ठीक है, ये जो आपका डेल कहलाता है और ये जो यहाँ पर सबसे न्यूनतम देखिए यहीं पर नजर आ रहा है आपको, तो ये न्यूनतम है, आपको इसको कहते हैं डेल मिनिमम। ये जो लिखा गया सिंबल इसको बोलते हैं डेल, और ये डेल मिनिमम। तो इसके लिए देखिए न्यूनतम विचलन कब होगा, जब हमारा I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I होगा। ठीक है, और R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा, उसी केस में हमारा न्यूनतम विचलन होता है। अब देखिए हमने जैसे पहले बताया कि जो हमारा विचलन होता है वो डिपेंड करता है आपका आपतन कोण पर। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपतन कोण का मान कम है, वो देखिए विचलन सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे विचलन आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता चला जाए। देखिए विचलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फिर बाद में एक ऐसी कंडीशन आई है, I1 बराबर I2 होने के बाद सबसे कम हो गया, उसके बाद जब बढ़ा रहा तो देखिए ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये आपको जब इसको बनाएंगे तभी पता चलता है। तो ग्राफ पेपर अगर होगा तो उस पर दिखाकर बनाया जाएगा और नाप कर उसके बाद शो होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली है, तो जैसा आता है वैसा हमने बना दिया। ठीक है, देखिए ये जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, मिनिमम कब होगा, जब I1 बराबर I2 हो जाएगा। तो जब I1 बराबर अगर I2 हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर R हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम के केस में क्या होगा आपका
यहाँ पर देखिए डेल लिखा है ना, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ये है। लेकिन आपका डेल मिनिमम कब होगा? डेल मिनिमम जब होगा आपका I1 प्लस I2 माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? A, तो ये A हो गया। I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर I2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2I माइनस A, डेल मिनिमम के केस में, ठीक है। और ये तो आपका आपतन के लिए हो गया। और एक दूसरा बचता है ये, इस कोड के लिए भी तो होगा। तो A बराबर क्या है आपका? R1 प्लस R2, देखिए यहाँ पर है ना, R1 प्लस R2 क्या होता है आपका? A होता है। तो यहाँ पर क्योंकि R1 बराबर R2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2R, तो A बराबर आपका क्या हो गया? 2R, या इसी को आप लिख सकते हैं 2R। चलिए ठीक है, अब देखिए I की वैल्यू में यहां से रिप्लेस करते हैं। I बराबर हो जाएगा आपका डेल M प्लस A बाई 2। इसी तरह R को जब हम रिप्लेस करेंगे तो R बराबर हो जाएगा आपका A बाई 2, ठीक है। देखिए जो आपका प्रिज्म होता है इसमें देखिए अपवर्तन को होता है। जब अपवर्तन अगर किसी चीज में होगा तो क्या होगा? स्नेल के नियम को फॉलो करता है। तो हम लगा देते हैं इसमें स्नेल क्या नियम। स्नेल के नियम से क्या होगा? जब हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक बाहर के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, इसका मतलब वायु के सापेक्ष यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू हो तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर आपका साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर हो गया। तो देखिए साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं आप? तो यहाँ पर आपका ये हो सकता है, संबंध भी हो सकता है आपका, ये आपका तो फॉर्मूला तो है ही। तो इसी में आप लिख सकते हैं प्रिज्म कोण आपतन कोण परावर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण नहीं, परावर्तन की, या आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन या अपवर्तन दोनों लिखो, तथा विचलन कोण में संबंध, ठीक है। संबंध क्या हो जाएगा आपका? देखिए म्यू, म्यू ऐसे ही रह जाएगा। साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल एम प्लस ए बटे 2, इस पूरे के बटे साइन आर, आर की जगह क्या हो जाएगा आपका? ए बाई 2। ये आपका एक फार्मूला बनता है, ठीक है। आपको ये सारा करना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारा है इसको आपको लिखने को अगर आएगा तो आप ऐसे जैसे ये बनता है यहाँ से इसको देखकर आप लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। उसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। और ये जो फार्मूला आपका आया है, इस फार्मूले पर आपका सवाल आता है, ठीक है। ये फार्मूले पर आपका सवाल आता है और ये फार्मूला आपका लागू होता है मिनिमम के केस में। मैक्सिमम का अगर केस आएगा तो आपका यही वाला चलेगा। डेल जो होता है डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, यही वाला फार्मूला चलेगा। एक और होता है तो ये तो सबके लिए लागू हो जाएगा। अगर मिनिमम का केस चाहिए तो हर एक में लागू होगा। मैक्सिमम का केस चाहिए तो आप यहाँ पर एक मोटा भी होता है, एक दूसरा पतला होता है। तो पतले प्रिज्म को पढ़ना नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। वैसे अगर पतले प्रिज्म का आपको देखना है तो उसका डेल होता है डेल मिनिमम म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म का, पतले प्रिज्म हेतु, ठीक है। तो ये होता है, ठीक।
तो ये आपका आज विचलन हमने समाप्त कर दिया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले वीडियो में हम प्रिज्म से जो विचलन हो रहा है और प्रिज्म जो विक्षेपित करता है, मतलब प्रकाश को जो फैलाता है या सिकोड़ता है, उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। उसमें और भी चीजें आती हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में मेन वर्ण विक्षेपण के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में उसका जो भी उदाहरण होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।